नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी दुकान में एईपीएस का काम करते हो यानी कि आधार कार्ड के थ्रू पेमेंट निकालने का, तो आपका एईपीएस बिजनेस खतरे में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है तमाम कंपनियाँ जो अभी मार्केट में चल रही है। एनपीसीआई ने और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इतने बड़े बड़े अपडेट्स हुए हैं, जो मोटे मोटे अपडेट्स हैं, जिसकी वजह से एईपीएस बिजनेस अब आने वाले समय में और भी खतरनाक हो सकता है। उन तमाम अपडेट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। और आखिरी में मैं एक ऐसा अपडेट आपको दूंगा जिससे आप भी कहोगे कि वाकई में अब एईपीएस बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ तकरीबन 2018 में, जिस समय मैं इस बिज़नेस में आया था। उस समय मैंने पेनिर्भर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया था और उस समय डिस्ट्रीब्यूटर कहीं से भी यानी कि घर बैठे रिटेलर बना सकता था और रिटेलर की भी कोई झंझट नहीं थी। यानी कि आपकी आईडी मैं चला सकता हूं और मेरी आईडी आप चला सकते हैं। बट समय के अनुसार कुछ फ्रॉड और स्कैम्स हुए, जिसकी वजह से लगभग 2020 में वापस रिटेलर का फेस ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आया, यानी कि अपडेट आया। तो उस समय जब आप आईडी लॉगिन करते हो तो सामने से जो रिटेलर होता है उसका एक फ़ोटो कैप्चर करना रहता था, बट वो लंबे समय तक नहीं चला। फिर समय बीता और कुछ समय बाद वो परमानेंटली बंद हो गया और जो पहले चलता था सेम उसी तरह से यानी कि ओटीपी के थ्रू लॉगिन होने लगा। फिर बाद में समय बीतता गया और काफ़ी अपडेट्स आने लगे जो सर्विस को लेकर। बहुत सारी कंपनियों ने अपने एप्लीकेशन या अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सर्विस का अपग्रेड किया, यानी कि बहुत सारी सर्विस लॉन्च करी। और उसके बाद एक अपडेट आया जो कि था लोकेशन को लेकर, जिसमें प्रॉब्लम ये हुई कि अब रिटेलर का एक सर्कल फिक्स हो गया कि इसी एरिया में वो एईपीएस का काम कर सकता था। कारण ये था कि बहुत सारे रिटेलरों ने बहुत स्कैम किया, यानी कि मेरी आईडी आपने यूज़ करी और मेरी आईडी से आपने स्कैम किया। और जब कस्टमर बैंक गया तो उन्होंने कहा कि आपकी अनुमति के अनुसार ही ये ट्रांजैक्शन हुआ है, और अगर आपने यानी कि कस्टमर ने कंप्लेंट डाली तो वो अब मुझे तो पता है नहीं कि पेमेंट मैंने निकाला है। तो इस तरह से कंपनी ने फिर लोकेशन का अपडेट आया जो कि वाकई में सही था। फिर समय बीता और कुछ टाइम बाद अपडेट आया कुछ बैंकों को लेकर कि इन बैंकों में आप बिना फिंगरप्रिंट के ज़रिए आप पेमेंट निकाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लगा दूंगा, वो आप बिल्कुल देख लेना। तो उस अपडेट के थ्रू आप कस्टमर के सिर्फ अंगूठा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फेस स्कैन करके भी पेमेंट निकाल सकते थे। बट वो भी ज़्यादा समय तक नहीं चला, 2 या 3 दिन तकरीबन चला था और उसके बाद वापस वो भी बंद हो गया। फिर समय बदला और फिर सबसे तगड़ा अपडेट आया 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। यानी कि जो भी रिटेलर थे जब वो एप्लीकेशन में लॉगिन होते हैं तो उनको हर बार अपना बायोमेट्रिक लगाना पड़ता है, तभी जाकर आईडी में वो लॉगिन हो सकते हैं, जिसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा जाता था। तो इससे बहुत सारा नुकसान अधिकतर अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब वो कैसे हुआ, क्योंकि जब हम धरातल पर आईडी बनाने कहीं पर जाते थे तो वहाँ पर बहुत बार क्या होता था, हमको जो प्रॉब्लम फेस करनी रहती थी कि जिस रिटेलर की हम आईडी बनाना चाहते हैं या बनाने जा रहे हैं उसने ऑलरेडी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे लगा दिए थे। और जब हम ऐड रिटेलर करते थे तो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिटिंग पेन का एरर आता था या मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर का एरर आता था। तो हम क्या करते थे कि जो उसके परिवार में किसी के नाम से यानी कि उसकी वाइफ के नाम से या उसके भाई के नाम से आईडी बनाकर आ जाते थे। बट जब ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का अपडेट आया तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जो भी उनकी इनकम का ग्राफ था वो तेज़ी से नीचे गिर गया। ये अधिकतर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम हुई होगी।
अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बाद कुछ समय मान के चलो 10 या 15 दिन के बाद एक और अपडेट आता है कि पहले क्या होता था कि जो रिटेलर है उसके अलावा हम किसी दूसरे की भी बैंक मूव टू बैंक में ऐड कर सकते थे, बट इस अपडेट के आने के बाद अब हम अपने परिवार की बैंक ऐड नहीं कर सकते हैं। जो बैंक सेटलमेंट का जो अमाउंट हम लेते हैं उसमें जिस नाम से आईडी आपने बना रखी है उसी की ही हम वहाँ पर बैंक ऐड कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा बैड न्यूज़ था, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर क्या करते थे कि जो अगर उनकी शॉप में अधिकतर डीएमटी करने वाला जो बंदा आता है, यानी कि मनी ट्रांसफ़र करवाने वाला आता है, तो रिटेलर बहुत तगड़े मास्टरमाइंड होते हैं। उन्होंने क्या किया कि उन एप्लीकेशन में उनका अकाउंट ऐड कर दिया मोटू बैंक में, जिससे वो बैंक सेटलमेंट करेंगे और डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा और यहाँ पर वो अपना जो भी कमीशन या परसेंटेज बनता है उन हिसाब से उनसे पेमेंट ले सकते थे। बट वो सारा धरा का धरा रह गया और अब यहाँ पर अपने रिटेलर के नाम से सिर्फ 3 ही अकाउंट ऐड कर सकते थे, बट पिछली बार क्या करते हैं कि हम 10 अकाउंट ऐड कर सकते थे और अपने नहीं किसी दूसरों को भी यहाँ पर ऐड कर सकते थे। फिर बाद में वापस थोड़ा समय ने करवट ली और करवट लेने के बाद में यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो अपडेट था वो हर ट्रांजैक्शन पर लगने लगा, सिर्फ आधार पे को छोड़कर। तो इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि रिटेलर के भी फिंगर टाइम टू टाइम आ नहीं पाते हैं। इस वजह से ये थोड़ा बैड न्यूज़ था और इससे काफ़ी रिटेलर बहुत परेशान भी हुए। फिर थोड़ा समय बदला और हम आ चुके 2024 में, और 24 में 31 मार्च से पहले एक अपडेट आया कि जितने भी L0 डिवाइस हैं वो पूरी तरह से बंद होने वाले हैं और सबको अब L1 डिवाइस लेना पड़ेगा, यानी कि परचेस करना पड़ेगा। और पे नियर बाय ने इसका प्रमोशन काफ़ी ज़ोरों से किया था अपने एप्लीकेशन पे। बट फाइनली 31 मार्च 2024 भी आया और L0 जो डिवाइस था वो बंद नहीं हुआ। फिर बाद में क्या हुआ कि इसकी डेट बढ़ाई गई बहुत सारी APS कंपनियों के ज़रिए, यानी कि इसकी अब डेट फिक्स की गई है 30 जून 2024। 30 जून 2024 के बाद अब जो L0 डिवाइस है वो पूरी तरह से बंद होने की संभावना है। और उसके बाद एक अपडेट आता है कि जब हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो हम डेली वेरिफिकेशन करते हैं अगर वो फेल होता है तो हमारा जो मेन वॉलेट रहता है उससे यहाँ पर पेमेंट कट कर लिया जाएगा। बहुत सारी कंपनियों में सिर्फ 95 पैसे कटता है और बहुत सारी कंपनियों में ₹1 और 25 पैसे कटता है। बट ये पूरी तरह से बैड न्यूज़ है, ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी इतना स्कोप नहीं है इस बिज़नेस में जितना गवर्नमेंट को लगता है। और रही बात पे नियर बाय की, तो पे नियर बाय के कस्टमर केयर से मैंने पर्सनली बात करी है। उनका कहना है कि 30 जून के बाद भी अगर आप L0 के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हो तो अभी फ़िलहाल तो जो भी डेली वेरिफिकेशन का जो चार्जेस है वो हमारी पे नियर बाय कंपनी पे करेगी। और अगर 30 जून के बाद अगर आप L0 के थ्रू करते हो तो आपको यहाँ पर डेली वेरिफिकेशन का चार्जेस देना रहेगा, जो लगभग ₹1.25 या 95 पैसे हो सकता है। अब रही बात L1 डिवाइस की, तो ये बिल्कुल APS के लिए बहुत ख़राब और एक तरह से कहे घटिया न्यूज़ है या घटिया अपडेट है। इसको नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और अभी वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक का ट्रांजैक्शन बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है। तो इन तमाम अपडेट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो आने वाले समय में L1 डिवाइस का जो अपडेट होने वाला है वो ना ही होए तो अच्छा है। अब भले ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है, यानी कि आप इस बिज़नेस में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और L1 डिवाइस के पहले जितने भी अपडेट्स हुए हैं उनसे मैं सहमत हूं और बिल्कुल फ्रॉड और स्कैम्स को रोकने के लिए होने भी चाहिए, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
और ऐसे परिवर्तन होना भी ज़रूरी है। और ये तमाम अपडेट के चलते सबसे बुरा अपडेट आपको कौन सा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।